गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान अपना सवाल चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज का इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर मनीष गुनवानी जी फ्रॉम बंधन एएमसी लिमिटेड से जुड़ चुके हैं। Mr. Manish Ji has joined Bandhan Mutual Fund in January 2023 for heading the equity fund management for the fund house. He brings a rich fund management experience and an excellent track record of wealth creation for investors. Mr. Manish proven expertise and successful track record would help further enhance the equity franchise of the fund house. Mr. Gunwani ji has over 25 years of rich experience covering the entire gamut of equity research as well as fund management. In his previous assignment, Mr. Manish was the Chief Investment Officer Equity at Nippon India Mutual Fund. Before this, he was the Deputy CIO Equities at ICICI Prudential AMC. Mr. Manish graduated from IIT Madras and has postgraduate diploma in management from IIM Bangalore. मैं मनीष जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम से अनिकेत रावत ऑफ प्रोडक्ट हैज आल्सो बीन जॉइंड। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट आउटलुक एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप सभी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए एक्साइटेड होंगी। तो वक्त ना जाया करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनीष जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू मनीष जी। Thanks everyone. Thanks for your time. I know it's a holiday in many places, so thanks for taking time out on a holiday for this session. So I will present the market outlook with a presentation which will last for about 20-30 minutes, and maybe then we can open the floor for questions. So let me start. Just to begin with, I'm just going to talk about what has been happening globally, because what happens globally has a big impact on the Indian stock market as well. So if you see last about 18 months, it has been a very interesting time from a macroeconomic perspective. So sorry to interrupt. Yeah. Sir, can you please continue this with Hindi and English mix? हाँ. Thank you, sir. तो आप देखेंगे कि लास्ट 18 महीने में जो हुआ है ग्लोबली मार्केट्स में, वो मैक्रो पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ग्लोबली, वो काफी शार्पली मूव अप हुए हैं। मतलब लास्ट 30-40 इयर्स में this is the fastest rise in interest rates कि almost 15 months we saw US में जो short term interest rate है वो about 5% increase हुआ है, long term interest rate 3.5-4% increase हुआ है। इतना sharp velocity से जो interest rate rise है वो last 30-40 years में first time हुआ है। दूसरी बात ये है कि ग्लोबली जो नंबर ऑफ कंट्रीज या परसेंटेज ऑफ जीडीपी में जितना इंटरेस्ट रेट राइज हुआ है वो भी यूनिक है, इन द सेंस कि पहले जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते थे यूएस में, थोड़े रीजन्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ते थे, थोड़े में नहीं बढ़ते थे, बट अपार्ट फ्रॉम चाइना in the last 15-18 months, almost every other country, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या यूएस हो, सभी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो ग्लोबली ये इंटरेस्ट रेट का जो इंक्रीज है वो काफी शार्प रहा है। तो आप ग्लोबली देखेंगे मार्केट्स में क्या हुआ है, जैसे यूएस जो सबसे बड़ा मार्केट है,
उसमें जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 22 टाइम्स होता था, वो नाउ इट हैज, व्हेन द इंटरेस्ट रेट स्टार्टेड मूविंग अप in Jan 2022, we saw that the PE multiple काफी sharply गिर गया to about 16 times. And recently थोड़ा PE multiple में recovery आया है, क्योंकि आप जैसे चार्ट ऑन लेफ्ट साइड देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स 4.2 पीक होके 3.4 हुए हैं। तो बेसिकली जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो परफेक्टली जैसे थियोरी में होना चाहिए कि as interest rate go up, P multiple should fall, and as interest rate fall, P multiple should go up. वो जो थियरी में होना चाहिए वो प्रैक्टिकली एक्चुअली काफी परफेक्टली हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स और पी मल्टीपल का जो इनवर्स कोरिलेशन है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ग्लोबल अर्निंग्स देखेंगे, तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू हुआ जैन 2022 में, तो इनिशियली अर्निंग्स को इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट आफ्टर 6-8 months, फ्रॉम अगस्त 2022 टू लेट्स से मार्च 2023, वी सॉ कि ग्लोबली अर्निंग्स में काफी डेंट हुआ है कि टिपिकली ग्लोबल अर्निंग्स आर स्टेबल और गो अप, बट आप ये ग्राफ देखेंगे फिर 2023 का अर्निंग और 2024 का जो अर्निंग है, सो जो लेफ्ट चार्ट है दैट इज द ओवरऑल अर्निंग्स, you will see that around July August 2022 to around March 2023, the earning estimate of calendar year 2023 और calendar year 2024 का जो earning estimate था उसमें काफी गिराव आया, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे 2022 में, इनिशियली इम्पैक्ट पी मल्टीपल पे आया था, वैल्यूएशन पे आया था, बट एज इंटरेस्ट रेट्स केप्ट गोइंग अप, वी सॉ दैट द इकोनॉमी स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, कॉर्पोरेट्स हैड टू पे हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आप सेक्टर वाइज देखेंगे ग्लोबली जो सिक्लिकल सेक्टर है, जैसे मटेरियल जो कमोडिटी सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो ग्लोबली सिक्लिकल होता है, ये सब सेक्टर्स में वो अगस्त 2022 टू मार्च 2023 में जनरली अर्निंग्स वर वीक, बट नाउ अर्निंग्स ग्लोबली सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड फॉर द टाइम बीइंग, एंड द रीजन फॉर दैट विच इज अ बिट सरप्राइजिंग, जो थोड़ा लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो काफी लोग का ये एक्सपेक्टेशन था कि जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर गया है तो यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज में बड़ा स्लो डाउन आएगा, बट इनिशियली जो स्लो डाउन आया था कैलेंडर ईयर 2022 के सेकेंड हाफ में, वो थोड़ा टेम्पररी रहा है और स्लोली ग्रोथ थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, और स्पेशली जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं, सी ग्लोबली जो जीडीपी या पीएमआई विच इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जीडीपी, वो दे डिवाइड इनटू सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ग्लोबली काफी वीक है, बट जो सर्विसेज कंपोनेंट है उसमें काफी बाउंस बैक आया है। तो इंडिया में भी आप देखेंगे कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये सब जो सर्विसेज है उसमें काफी तेजी है, और ये तेजी ग्लोबली है कि whether it is eating out or traveling, there is a very healthy demand for these kind of services. तो इसका ये भी इफेक्ट है कि जो इन्फ्लेशन में फॉल एक्सपेक्टेड था वो इतना नहीं हो रहा है। तो जैसे यूएस का इन्फ्लेशन जो सेंट्रल बैंक
बैंक है फेडरल रिजर्व, उसका जो एम है टू गेट इट डाउन टू 2%। फर्स्ट इट पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि 2023 कैलेंडर ईयर में हो जाएगा, बट अभी एक्सपेक्टेशन है कि इट विल टेक मोर देन 2023, मे बी 2024 और इवन 2025। तो जो फेडरल बैंक के हेड है मिस्टर पावेल, इफ यू उनका जो लेटेस्ट स्पीच में उनका एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में ही ये 2% वापस आएगा। सिमिलरली यूके में तो अभी इन्फ्लेशन 7-8% है, तो उसका भी टारगेट 2% एटलीस्ट दिस कैलेंडर ईयर मुश्किल लग रहा है। सो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अनलेस ग्रोथ में बहुत ही शार्प स्लो डाउन आ जाए, हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली हाई रहेंगे फॉर क्वाइट सम टाइम। अब ग्लोबल के बाद इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं मैक्रो साइड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट एनर्जी है। तो एनर्जी में आप ऑयल, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, कोल ये सब मिलाएंगे तो रफली 40-45% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इज जस्ट एनर्जी। और इंडिया के लिए पॉजिटिव ये हुआ है कि एनर्जी प्राइसेस, वेदर इट इज ऑयल विच हैज फॉलन फ्रॉम 100 to 75, और नेचुरल गैस विच इज नाउ बिलो द यूक्रेन वॉर, या कोल हो या फर्टिलाइजर हो, ये सब काफी गिरा हुआ है इनके प्राइसेस में। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट का आउटलुक है उसमें काफी सुधार हुआ है बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन इन एनर्जी प्राइसेस। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी है और नॉन सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी है, उसमें लास्ट 3-4 ईयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो एक्सटर्नल अकाउंट्स हैं, जो इंडिया के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो ओवरऑल सीन है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, उसमें काफी सुधार है कि एक एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 3-4% ऑफ जीडीपी तक चला जाएगा, बट अभी जैसे लेटेस्ट क्वार्टर नंबर्स जो मार्च एंड में तो जीरो हो गया है करंट अकाउंट डेफिसिट, और मेरे ख्याल से सस्टेनेबल एनुअल करंट अकाउंट डेफिसिट अभी 2% के नीचे ही रहेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। सेकंड ये है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो 2013 से 20 में काफी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से प्रॉब्लम में था, वो भी अभी काफी क्लीन है। नेगेटिव साइड देखेंगे तो एक तो ये है कि आगे जाते हुए ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्लोबली ग्रोथ सॉफ्ट रहेगा। अभी चाइना में भी काफी जो एक्सपेक्टेशन था कि कोविड के बाद जो ग्रोथ आएगा वो नहीं आ रहा है, और यूएस और यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप। सो द expectation is global growth will be very soft, which will definitely have an impact on Indian growth because इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कैपिटल फ्लो से जो लिंकेज है ग्लोबल इकोनॉमी, वो काफी स्ट्रांग है। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेक्स्ट 1-2 साल में स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है, सेंटर प्लस स्टेट मिलाएंगे तो अबाउट 9% है। उसको normally it is 6-7%, so slowly it has to be reduced, which means government spending will have to be soft. तो जैसे इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके वेरियस पार्ट्स हम देखेंगे तो कंजम्पशन में हम लोग ने दो तरह के कंजम्पशन को लिस्ट किया है कि एक एफ्लुएंट कंजम्पशन जो
टॉप 10% हाउस होल्ड्स का होता है टिपिकली कि जो अर्बन है एंड जो हाई एंड आइटम्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे मॉडर्न रिटेल, होटल्स, फ्लाइट्स, रियल एस्टेट, उसमें अभी तक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। बट फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव हमको लगता है कि आगे जाके रिस्क रिवॉर्ड खास नहीं है इन जनरल, क्योंकि ये जो पेंट अप डिमांड था आफ्टर कोविड, वो स्लोली डाई आउट होगा, और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही हैं, तो वो अभी जैसे रियल एस्टेट सरप्राइजिंगली अभी भी स्ट्रांग है, बट जैसे जो पेंट अप डिमांड अगर स्लो डाउन होता है और इंटरेस्ट रेट्स हाई रहती हैं, तो रिस्क तो है कि ये जो सेगमेंट है उसमें स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफी फुल है। तो हमको रियल एस्टेट अभी भी थोड़ा ठीक लगता है, और एविएशन फिर भी ठीक लगता है, बट मॉडर्न रिटेल जो है, बेवरेजेस जो है, होटल जो स्टॉक्स जो है, ये सब में हम लोग को कुछ खास रिस्क रिवॉर्ड नहीं लगता है, तो हम लोग जनरली ट्रिम कर रहे हैं ये सेक्टर के स्टॉक्स को। सेकेंड काइंड ऑफ कंजम्पशन इज जो बॉटम 70-80% जो रूरल है, या लो टिकट है, जैसे एफएमसीजी हो गया, टू व्हीलर हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये लास्ट 2 साल वीक रहा है इवन आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड से जो बैलेंस शीट इम्पैक्ट था वो ज्यादा ये सेगमेंट में अफेक्ट हुआ है, और इन्फ्लेशन के, जब कोविड के बाद हाई इन्फ्लेशन हुआ, तो वो भी ज्यादा इम्पैक्ट ये सेगमेंट में हुआ है। बट हमको लगता है ये सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो, उनका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी कम है, और स्लोली कोविड और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जा रहा है। ऑल्सो दिस इज अ इलेक्शन ईयर, both state and lot of state elections are there, and central election is there next year. जनरली इलेक्शन स्पेंडिंग में रूरल इकोनॉमी को हेल्प होता है, तो हमारा एक्सपोजर ये सेगमेंट में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। थर्ड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है कि एक तो 7-8 साल इन्वेस्टमेंट, अगेन 2012 to 2020 the capex was very low by private sector, so there is a lot of catch up, and also uh, there is a China plus one factor which we are seeing in chemicals and some other sectors कि लोग MNCs को काफी प्रोडक्शन शिफ्ट करना है चाइना से दूर, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल थिंग्स, प्लस PLI है, प्लस balance sheet of the banking system is clean, so the funding is also available. But again, stocks are generally pricing in quite a bit of good things, and we are selectively trimming and selectively holding the stocks, but not generally increasing um, exposure in this segment. फोर्थ कंपोनेंट जीडीपी का गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो हमको लगता है नेक्स्ट 2 ईयर स्लो डाउन होएगा, जैसे मैंने कहा। एंड फिफ्थली एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के अगेन दो पार्ट्स है कि गुड्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी काफी स्लो डाउन हुआ है, एंड थोड़ा ये कंसर्न है कि even though in sectors like chemicals we have seen India do well, but at overall level our exports are still not outperforming China, even at a base which is very, very low. Um, so if you आप जो सेक्टर लाइक टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, स्टील देखेंगे, तो ये सेक्टर्स में काफी स्लो डाउन आया है। सो इन अ सेंस इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो गुड्स एक्सपोर्ट्स में अभी तक कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फॉर इंडिया इज अपना जो अर्निंग्स आउटलुक है मार्केट का,
in spite of global slowdown, that is quite resilient. आपने जैसे हमने जो प्रेजेंटेशन में अर्लियर देखा कि ग्लोबल अर्निंग में काफी गिराव आया था, बट आप इंडिया की अर्निंग्स देखेंगे 2024 एंड 2025 के जो एस्टिमेट्स है, तो वो अभी भी ग्रोथ में ही है, मतलब थोड़ा बड़े ही हैं। और 2023 टू 2025 का जो टोटल अर्निंग ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 30% है, मतलब 806 टू 1074। वेरी फ्यू ज्योग्राफीज और इकोनॉमीज ग्लोबली में इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और द रीजन व्हाई global growth has not impacted earnings is basically if you see जैसे निफ्टी 100 या BSE 100 की जो अर्निंग है, उसमें बैंक्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम, यूटिलिटीज का जो शेयर है वो रफली अबाउट 55-60% है। और ये सब सेक्टर्स में देखिए, बैंक्स में तो अभी क्रेडिट क्वालिटी काफी स्ट्रांग है। एफएमसीजी में वाइल टॉप लाइन ग्रोथ इतना नहीं आया है, बट क्योंकि कमोडिटीज ग्लोबल में है तो मार्जिन का जो आउटलुक है वो अच्छा है। कि जो लास्ट 2 years में मार्जिन हिट आया था क्योंकि ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, एवरीथिंग हैड गॉन अप, दैट इज नाउ रिवर्सिंग. Telecom utilities are very consolidated, regulated industries, where we are seeing steady earnings. So, uh, even if the globe has a bit of slowdown, ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडियन अर्निंग में कुछ खास इम्पैक्ट आएगा। 2-3 चीज हम देखते हैं टैक्टिकली मार्केट का व्यू के लिए, बट ओवरऑल अभी ये सब टैक्टिकल इंडिकेटर्स मिडिल पॉइंट पे है। जैसे वोलेटिलिटी है तो आप लॉन्ग टर्म देखेंगे कि जब वोलेटिलिटी हाई है 2008 और 2020 में, जब मार्केट गिरा हुआ होता है और लेने का टाइम अच्छा होता है, तो अभी लास्ट ईयर 2022 में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ा था जो मार्केट का फाइनली बॉटम हुआ था, बट अभी थोड़ा वोलेटिलिटी काफी रिड्यूस हो गया है। बट ओवरऑल एवरेज से अभी भी ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि इट इज फ्लैशिंग रेड और एनीथिंग, बट इट इज लेस देन लास्ट जून और अक्टूबर. So to that extent it is kind of medium kind of indicator. अदर कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर एक है कि जो ग्लोबल क्रेडिट स्प्रेड्स है, क्रेडिट स्प्रेड मतलब कि जो कंपनीज इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही हैं वर्सेस गवर्नमेंट जो रिस्क फ्री रेट है, तो जो क्रेडिट स्प्रेड में ऊपर की तरफ स्पाइक आता है 2011 या 2020 में, आप देखेंगे काफी स्पाइक आया था। वो अभी अगेन मिडिल है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं दे रहा है कि मार्केट में पैनिक है। और फाइनली समटाइम्स करेंसी also shows some strong signal on bottom, like 2013 में जो एवरेज रुपी का डिप्रिसिएशन था वर्सेस सम ऑफ दी major currencies like what we are showing here, 4-5 major currencies. 2013 में एवरेज was 8-10%. और जो पीक होता है like 2007 में this is 0. But now again this is somewhere in between. So overall tactical indicators are right now in the middle, indicating कि neither is it a big bottom nor is it a big top. One important macro trend which has really helped India, कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ आई है, इसमें ना क्या हुआ है कि कोविड के बाद नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बट जैसे अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग जैसी सर्विसेज में
काफी आउटसोर्सिंग इंडिया की तरफ हुआ है, क्योंकि कोविड में ऐसा कल्चर हो गया कि यू कैन गेट वर्क डन रिमोटली. So even some of so IT services में तो already India was a big player, but a lot of other services में इंडिया का रोल काफी बड़ा है, क्योंकि when corporate started to look at doing work remotely, India being a large destination of manpower and established IT services industry, और नेचुरल चॉइस की इंडिया से ज्यादा काम आउटसोर्स होएगा. तो जैसे अभी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी इटसेल्फ टुडे इज बिगर देन द केमिकल इंडस्ट्री. क्योंकि ये सब लिस्टेड नहीं होते तो इतना अटेंशन नहीं जाता है, बट मैक्रो इम्पैक्ट ये सब चीज का बहुत हाई है, क्योंकि बेस अभी देखिए $140 billion versus oil imports of 110-120 billion. So our biggest export now is much bigger than our biggest import. और होपफुली अब यूएस में अगर स्लो डाउन होगा तो थोड़ा इम्पैक्ट लग रहा है कि लास्ट 2-3 मंथ्स में सर्विसेज एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुआ है, बट गुड पार्ट इज ऑयल प्राइसेस आर आल्सो डाउन. So the gap between this and oil imports, as long as that is positive, I think India का current account deficit will be very healthy. So overall, हम लोग का जो house view है in terms of strategy and sectors, if I have to summarize, first of all, we should be ready कि global slowdown will continue as long as interest rate keep going up. And थोड़ा ये चांस भी है कि कोई बड़ा क्रेडिट इवेंट या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए ग्लोबली. तो बहुत सिक्लिकल पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से. तो जैसे पीएसयू बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है, ग्लोबल ऑटो है. तो हम लोग का ब्रॉड व्यू ये है कि ज्यादा एक्सपोजर डोमेस्टिक सेक्टर्स पे रखें. ग्लोबल सेक्टर्स स्पेशली जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, मेटल्स हो, आईटी हो, उसमें काफी जनरली हम लोग का अंडरवेट है या कम है एक्सपोजर, क्योंकि हमको लगता है कि चांस ऑफ अ बिग ग्लोबल स्लोडाउन है ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज इंक्रीमेंटली हमारा एक्सपोजर जो रूरल या लो एंड कंजम्पशन है, या जो सेक्युलर ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो प्री पैंडमिक बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, जैसे थोड़े स्टॉक्स इंटरनेट में है, थोड़े स्टॉक्स इंश्योरेंस में है, ये अभी काफी अट्रैक्टिव हो गए. और मार्केट कैप वाइज हम लोग को स्मॉल कैप्स में काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मिड कैप में कम दिख रही हैं, और लार्ज कैप में ओके दिख रही हैं. तो हम लोग का जो प्रेफरेंस है ये अभी इट इज की स्मॉल कैप्स, देन लार्ज कैप्स, देन मिड कैप्स. सो ओवरऑल it is good to have a fund with, let's say, 40-50% large cap and a mix of small caps and some mid caps. So generally वो जो basket है of sterling value, flexi cap, core and tax, that is our in terms of product preference वो है. But if इन्वेस्टर का 3 to 5 ईयर होराइजन है, उनके लिए मेरे ख्याल से स्मॉल कैप फंड इज मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ अभी भी ग्लोबली जो लार्ज इकोनॉमीज है वो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है, और काफी सेक्टर्स में डिसरप्शन हो रहा है और ग्रोथ न्यू सेक्टर से आ रही है. तो ये न्यू सेक्टर्स काफी
स्मॉल कैप्स में ही अवेलेबल होते हैं। तो जैसे जो ईवी का प्ले हो या स्पेशलिटी केमिकल्स हो या इंटरनेट स्टॉक्स हो या रिन्यूएबल्स हो, ये सब जो थीमेटिक ग्रोथ वाली स्टोरीज है, वो काफी स्मॉल कैप में ही है। तो अगर देखिए, अगर ग्लोबल स्लोडाउन है तो वो वोलेटिलिटी में समटाइम्स स्मॉल कैप में आउट अंडर परफॉर्म, व्हिच इज व्हाई as I said, general preference is to have a mix of large caps and mid and small caps. But agar investor can look through this next bout of volatility and look at 3-5 year, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिटर्न स्मॉल कैप फंड में ही बनेगा। So with that, I will stop and we can open the floor for questions. Hello. Manish, just keep. सो मनीष जी, जैसे कि आपने इस सेशन के दौरान समझाया हमें, आई थिंक मेरी ऑडियंस को ऑलमोस्ट चीजें बहुत कवर हो गई होंगी कि हमारे इंडियन का आने वाले टाइम पे क्या मतलब सिनेरियो रहेगा। सो मनीष जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे अपने पार्टनर्स के थ्रू मिलते हैं। सो आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन। सो जैसे कि सर आपने बताया था इंटरेस्ट सिनेरियो के बारे में स्टार्टिंग ऑफ योर बिगिनिंग ऑफ योर सेशन कि मार्केट का इंटरेस्ट सिनेरियो क्या चल रहा है, लाइक यू हैव मेंशन्ड ग्लोबली एज वेल एज इंडियन। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने एट द एंड ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में ये भी कवर करा कि क्या अभी मतलब स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप स्टॉक्स में फोकस करते हुए अभी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे मतलब पार्टनर्स की तरफ से यही आया था जो कि हमने कुछ शॉर्टलिस्ट करके पूछा था। तो आई थिंक मेरी ऑडियंस को सर की तरफ से आंसर मिल गया होगा कि या अगर आप कैटेगराइजेशन की बात करें तो पहले स्मॉल कैप एंड देन यू मेंशन्ड लार्ज कैप कैटेगरी एंड देन मिड कैप कैटेगरी। एम आई राइट मनीष सर? Yeah. एंड सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि हाउ कैन इन्वेस्टर्स मैक्सिमाइज द रिटर्न्स व्हाइल मैनेजिंग द गिवन रिस्क एट करंट लेवल्स ऑफ द मार्केट। सो ये क्वेश्चन है जो सर पार्टनर पूछ रहा है हमसे। देखिए, एज आई सेड, थोड़ा हमको ये चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा कि जैसे अगर यूएस में फेडरल रिजर्व विच इज सेंट्रल बैंक, उनका इंटरेस्ट रेट अगर 6% तक जाता है, अभी तो 5.25 है, तो देयर विल बी डेफिनेटली करेक्शन ग्लोबली। So we have to expect volatility, in which case some of the fund like balanced advantage fund can be used. So मेरे ख्याल से it's very important for the advisor to know the risk profile of the client, क्योंकि समझिए कोई नया आ रहा है स्टॉक मार्केट में या जिसको नेगेटिव लॉस लेने की क्षमता काफी लिमिटेड है, तो उनके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि मेरे को लगता है सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि यस सर। क्योंकि लास्ट ईयर करेक्शन हुआ था, तो इवन दो इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल हाई, वी हैव डन अ बाउंस बैक काइंड ऑफ थिंग। बट अभी जो लो हैंगिंग फ्रूट था इन अ वे, अभी वो चला गया है। राइट सर। तो अभी यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगी तो थोड़ा वोलेटिलिटी फिर वापस आएगा जैसे लास्ट ईयर का था। तो मेरे ख्याल से अगर रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर का ऐसा लग रहा है कि उनको नेगेटिव लॉस लेने की क्षमता कम है, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड यूज करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि थोड़े इन्वेस्टर्स का टेम्परामेंट ऐसा होता है कि फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, कि मैं राइट सर। एनएवी 5 साल के बाद ही देखूंगा। राइट सर। तो मेरे ख्याल से उनके लिए स्मॉल कैप फंड विल गिव द बिगेस्ट रिटर्न, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ स्मॉल कैप्स हैज आल्सो इम्प्रूव वर्सेस 10-15 इयर्स बैक, क्योंकि गवर्नेंस का जो फोकस है, जो ट्रांसपेरेंसी है आजकल मार्केट में, so generally quality of small caps has improved, and
we keep seeing a lot of good management, good business models, the stocks coming down to good valuation levels periodically. So that I think ये बहुत important है कि आप product और जो investor का risk profile है वो match करें. यस सर, यस सर. सो सेकंड सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ था हमारे क्लाइंट के थ्रू, जो कि चैट बॉक्स में भी है. तो दे वांट कि आप थोड़ा सा उसमें मतलब बताइए कि अपना डिफेंस सेक्टर का ओवरव्यू कैसा रहेगा. लाइक सर, जैसे डिफेंस सेक्टर्स के अंदर में न्यूज आती है कि कैपेक्स हो रहा है और ये चीजें मतलब लाइक डिफेंस के अंदर डेवलपमेंट और कैपेक्स हो रहा है. तो व्हाट डू यू सी अकॉर्डिंग टू यू कि हमारा डिफेंस सेक्टर कैसा रहेगा ना टाइम पे. लाइक हमें सेक्टोरल फंड्स की तरफ जाना चाहिए, डिफेंस स्पेसिफिक फंड्स लेने चाहिए, और व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, मैं डिफेंस सेक्टर पे यस. स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए लॉट ऑफ टाइम्स ना हम लोग जो सेक्टर में गवर्नमेंट का हैवी इंटरवेंशन है, जैसे करेक्ट सर. इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, डिफेंस हो, करेक्ट सर. लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट से मिलते हैं तो काफी डिफ्यूज्ड या डिफरेंट व्यू मिलता है. मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स विल से समथिंग, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल से समथिंग. बट डिफेंस में हमने देखा है कि थोड़ा कन्वर्जेंस है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का. तो आपने अगर प्राइम मिनिस्टर का भी स्पीच देखा होगा कि यस सर. उनका डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे ही टारगेट है $5 billion का. राइट सर, इस बार जो हाँ. बजट आया तो देखते हैं. हाँ. राइट सर. और वहाँ से whether you see the speech of the chief economic advisor to defense home minister, so there is lot of convergence कि इन ये सेक्टर को बड़ा करना है. But we have exposure to some defense stocks. But honestly, I am not in favor of a very narrow fund, even if I am positive on the sector. Because देखिए, जो अननोन रिस्क होता है ना, वो बहुत फास्ट आता है. तो हम सबको 2019 में तो ये नहीं पता था कि कोविड आएगा. करेक्ट सर. 2021 के बिगनिंग में ये नहीं पता था कि यूक्रेन वॉर होगा. राइट. तो मेरे को लगता है कि थोड़े ब्रॉड सेक्टर्स फंड आर ओके कि फाइनेंशियल्स हो, हेल्थ केयर हो, बट जस्ट बहुत नैरो थीमेटिक फंड में रिस्क बहुत बढ़ जाता है. तो मेरे ख्याल से सी अल्टीमेटली वी आर मैनेजिंग मनी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इतना ज्यादा रिस्क लेना मेरे ख्याल से नॉट वेरी एडवाइजेबल. यस. सो मेरा अगला क्वेश्चन है, सो व्हाट सजेस्ट would you like to give to our investor to get maximum benefit of SIPs? मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ SIPs सर, SIP के थ्रू मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कैसे मिल सकता है हमारे इन्वेस्टर्स को अगर वो SIP के थ्रू पैसा लगाते हैं, एज पर दिस करंट सिनेरियो जो भी हमने डिस्कशन करी है. नहीं, तो आई थिंक जो डिसिप्लिन है एसेट एलोकेशन में, राइट सर. वो बहुत जरूरी है. तो दैट वे SIP obviously a great tool to have discipline in asset allocation. In fact, आज या कल ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था कि 1992 से, let's say if you had put money at the top of the market every year, Yes sir. even then you would have made 11% CAGR in Indian market. So the point is that people have to be disciplined, and ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप SIPs मार्केट लेवल से पे कॉल लेके अगर स्टॉप करोगे. बिकॉज देखिए, जो भी एक्सपर्ट है मार्केट्स में जो 30 साल से भी है, फ्रैंकली शॉर्ट टर्म जो मार्केट मूवमेंट है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. मतलब रिसेंटली भी देखेंगे, ये जो लास्ट 10-15% का मूव आया था,
very few people could predict participate. the velocity of this move, right? कि और ऐसा भी व्यू था काफी लोगों का कि 2021-22 में स्मॉल कैप्स had 2020-21 में small caps had done well. 22 they had not done well, but very few people expected कि broader market will be so strong. Because people felt कि after 2-3 years of bull run, large caps will give you better return. So देखिए पॉइंट ये है कि जो 6 महीने और 1 साल का जो रिटर्न है वो कोई भी मतलब बहुत एक्सपीरियंस आदमी भी हाई प्रोबेबिलिटी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. यू कैन टेक अ गट फील. So point is, for a retail investor, we just have to make sure that the discipline is maintained in SIP. I think rest of the work market will do. यस सर, मैं आपसे एक 2-3 क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगा जो कि शायद आई थिंक बहुत मेजरली अगर हम देखें बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज में ये चीज आपको नजर आएगी. तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ मेनी स्कीम्स वन शुड हैव इन हिज पोर्टफोलियो, वेदर एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू. क्योंकि सर किसी के पोर्टफोलियो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्कीम्स की मतलब देखते हैं कि बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टेड होते हैं. तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि क्या मतलब कितनी एसआईपीज होने चाहिए, वेदर और एसआईपीज हो या लमसम हो, कितनी स्कीम्स और फंड्स हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली? देखिए काफी लोग पूछते हैं ये. मेरे ख्याल से एंड इवन द वे माय मनी इज इन्वेस्टेड, generally I have 5 to 7 funds. I don't think we need more than that, maybe 5 to 10. मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जरूरत नहीं है. बिकॉज उससे ज्यादा क्या होता है, फिर आपका मॉनिटरिंग बहुत वीक हो जाता है. तो मुझे वो थोड़ा ये पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल से, बट आई थिंक कोर 5-6 फंड हो, 2-3 थीमेटिक हो, बस है मेरे ख्याल से. सर एक क्वेश्चन और हमारा चैट बॉक्स के थ्रू जो कि आई थिंक थोड़ा सा रिलेटेड टू दी अवर इंडियन पॉलिटिक्स. सो ये पूछ रहे सर, आने वाला इलेक्शन का जो होने वाला है मतलब लाइक 2024, सो व्हाट डू यू सी, मतलब इससे इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन का, और कहीं ना कहीं फियर है सबके माइंड में, ये जो न्यूज़ भी वगैरह भी आती रहती है कि अपकमिंग जो हमारा इलेक्शन है. सो देखिए एक चीज है कि मेरे ख्याल से ब्रॉड मार्केट का एक्सपेक्टेशन तो है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो जीतेगी. तो वो एक्सपेक्टेशन अगर नहीं मीट हुआ तो डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट डिनाइंग दैट करेक्शन होगा. बट मेरे ख्याल से ये भी है कि वो जो करेक्शन होगा मेरे ख्याल से सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हमने 2004 में भी देखा है, 2009 में उल्टा हुआ था कि बहुत लोग को इलेक्शन रिजल्ट अच्छा लगा था बट उसके बाद इकोनॉमी ठीक नहीं करी थी. तो मेरे ख्याल से ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो अर्बन गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 लेयर्स हैं, और ओवरऑल जो इंडिया का जो गवर्नेंस है उसमें काफी बड़ा रोल ब्यूरोक्रेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का है. सो while central government has its own importance, but I feel a lot of times the sentiment is overreacts to a general election result, क्योंकि ये जो अपना स्ट्रक्चर है ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मल्टीपल layers of government, that ensures that there is steady growth. We may not grow fast like China in 1990 to 2010, but at the same time we will not be like a Pakistan or Sri Lanka. So we will be somewhere in between कि 5% होगा, 8% होगा. वो थोड़ा एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है rather than जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है. तो but I cannot deny that sentimentally there is a risk. There is no doubt. yes sir, I am assuming it is a tail risk at this point of time, but it is definitely there. yes sir, agree sir.
सर एक क्वेश्चन है हमारा नितेश जी की तरफ से, जो कि आई थिंक चैट बॉक्स में था। सर उनका आई थिंक हॉरिजन है आज से यहाँ से लेके 5 साल तक वो कमाना चाहते हैं, राइट? एंड ही इज लुकिंग टू इन्वेस्ट 25 lakhs। तो उनका ये कहना है कि उनको किस फंड्स में लगाना चाहिए, दैट he should go to aggressive funds और एनी अदर्स कैटेगरी यू विल सजेस्ट। तो वो एक बारे में 1.5 lakhs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बाकी जो थोड़ा रहेगा दे कैन स्टार्ट विद मतलब लाइक SIPs एंड एनी अदर वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप बीच में पैनिक नहीं करोगे और 5 साल का 5 साल का horizon। का यस तो आप स्मॉल कैप फंड में डालिएगा। मेरे को लगता है कि जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है इकोनॉमी में, जो बोलते हैं कि नए सेक्टर्स आते हैं और ओल्ड सेक्टर्स जाते हैं, वो इंडिया में काफी स्ट्रांग है। देखिए, आप 10 साल पहले केमिकल सेक्टर वर्चुअली नहीं था, इंश्योरेंस सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर नहीं था, इंटरनेट सेक्टर नहीं था, एंड मे बी नेक्स्ट 10 years में ऐसे कुछ सेक्टर्स रहेंगे जो एमर्ज होंगे ऑब्वियसली। If there is a good research team which is able to capture some of these themes, which we think obviously we have, मेरे को लगता है कि आप अगर देखिए, बीच में वोलेटिलिटी तो रहेगी, तो आपने देखा है कि लास्ट 2 महीने में ही बहुत भागा है, मे बी 10% गिर भी सकता है अभी इंडेक्स, बट आप एज आई सेड फिल इट शट इट फॉरगेट इट मोड में हो, तो 5 साल में मेरे को तो लगता है कि स्मॉल कैप बेस्ट रहेगा। यस सर। तो बाकी सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही था, जो कि सो देन वी कैन एंड दिस सेशन। एक क्वेश्चन सर इसमें हमें आया, जो कि आप ऑलरेडी अपने सेशन के द्वारा कवर कर चुके हैं, लाइक व्हिच आर द मेजर थ्रेट्स टू द मार्केट। तो सर आपने इंडिया और यूरो के मार्केट के हिसाब से दोनों चीज बताई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सर नेगेटिव के साइड से लाइक व्हाट यू विल मतलब लिटिल बिट मोर कि क्या हो सकता है, जैसे कि आपने सर कि ग्लोबल स्लो डाउन के चक्कर में इंडिया में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है सर। देन तो 2 रिस्क हम लोग ने डिस्कस किया है। एक तो ये है कि अगर इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी इन यूएस, राइट सर, फेड इंटरेस्ट रेट गोस 5.25 का अगर 6.5 हो जाए, तो मेरे ख्याल से तो ग्लोबली इक्विटीज में पैसा नहीं बनेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। So in that, the connected point is actually अगर यूएस में माइल्ड स्लो डाउन हो जाए, that is the best case for India, because if US economy remains very strong, very strong मतलब बहुत strong तो नहीं हो सकती है इंटरेस्ट रेट, बट अगर इसका जो एम्प्लॉयमेंट डेटा जो अभी तक काफी स्ट्रांग रहा है कि अभी भी जॉब क्रिएशन ही है, देयर आर नो जॉब लॉसेस, so if that continues, then what क्या होएगा कि Fed will keep hiking, and I think अगर let's say 6% Fed में मतलब यूएस में अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, तो इंडिया का रिस्क फ्री रेट will have to become 7.5, 8, which is about 6.5, 7 today. तो वो एक बड़ा रिस्क है। सेकेंड इज एज वी डिस्कस्ड, इलेक्शन है, इलेक्शन वाला। या थर्ड मेरे को ये लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट अकाउंट्स पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि अभी ना कमोडिटीज में काफी फॉल आया है। तो जब ऐसा डिफ्लेशन होता है, देखिए गवर्नमेंट अकाउंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉस्ट फिक्स्ड है, क्योंकि आपका जो सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट है वो 60-70% ऑफ कॉस्ट होता है, और आपका जो रेवेन्यूज है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से काफी हेवी कंट्रीब्यूशन है, जैसे जीएसटी और कस्टम्स, और ये जीएसटी कस्टम्स का काफी कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या कमोडिटी प्रोडक्ट्स होता है। तो अगर लेट्स से ऑयल $60 चला जाता है, तो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यूज में स्लो डाउन आएगा, और क्योंकि कॉस्ट इनका फिक्स होता है, तो देन सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, which is obviously capex, that may get stressed. तो मैं थोड़ा वो भी देख रहा हूँ कि we have to be careful कि अगर जीएसटी का जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर 10% के नीचे आ जाए, तो वो थोड़ा इशू हो जाएगा। We have to be a bit mindful of that.
सर बल्कि जो कि आई थिंक इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लास्ट 2 महीने से देखें जीएसटी कलेक्शन का तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो लेट्स सी आगे कैसे क्या रहता है। या सर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आई थिंक करण जीनी की तरफ से। सो वो चाह रहे थे कि एसेट क्लैश जो उनकी एसेट क्लास ही है, तो वो अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने भी बताया था ड्यूरिंग द सेशन, अगर उनका हॉरिजॉन 4 से 5 साल का है या म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो एसआईपी के थ्रू स्मॉल कैप के फंड में जा सकते हैं। उसके बाद आपने 2-3 कैटेगरीज और डिस्कस करी। सो आप अगर इसमें से थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। करण जीनी की तरफ से एक क्वेश्चन है, लाइक अभी की सिनेरियो के हिसाब से क्लाइंट को क्या मतलब सजेस्ट कर सकते हैं सेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनका पोर्टफोलियो देखिए में। मैं बोलूंगा जस्ट टू इन अ वे समराइजिंग कि 3 टाइप ऑफ क्लाइंट्स आई कैन विजुअलाइज कि वन whose risk profile is just above FD, he or she does not want big drawdown and is just looking to make better post-tax returns compared to FD. Uh, so then obviously balanced advantage or hybrid products like equity hybrid is okay. Second is जो नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर है जो टिपिकली 1 to 2 year व्यू होता है, where I am thinking that I don't want to be very defensive like a pure large cap fund. So I will prefer funds with 40, 50, 60% large cap and some mid and small cap, which is Yes, sir. value and tax and flexi type. And third is someone, as we discussed, जो fill it, shed it, forget it mode में 5-10 साल के लिए। 5-10 साल के लिए, राइट सर। हाँ, तो वो उसके लिए तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप इज बेस्ट कैटेगरी है। या आई होप करण जी ने आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। सो सर नाउ वी आर इन द स्टेज ऑफ एंडिंग दिस सेशन। सो मैं श्रेया को बोलना चाहूंगा, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ ऑन। Thank you, Manish ji, for joining and sharing your wonderful thoughts with our team and valuable time, giving us valuable time. Thank you so much. I would also like to thank Mr. Aniket Rawat for joining and connecting with us. It was our pleasure to have you both with us. Thank you all. This is all for today's session. थैंक यू। थैंक यू मनीष सर। Thank you, sir.